लर्निंग टू ऑनलाइन बाय BR गोदारा में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो कक्षा 6 चैप्टर 5वां। इस 5वें चैप्टर के अंदर हम तीसरा मंडल करने जा रहे हैं जिसका नाम है वायुमंडल। ये जो वायुमंडल का जो टॉपिक है ये केवल कक्षा 6 के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये रिट के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत के अंदर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन ज़रूर आता है और सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से। तो शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो वायुमंडल। भी सबसे पहले हम देख लेते हैं वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। अब इसे हम समझते हैं भी ये क्या बात कहता है। देखो, ये जो हमारी धरती है जिसको हम यहाँ पर पृथ्वी लिख रहे हैं, इसके ऊपर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई, यानी कि इस धरती से जैसे जैसे हम हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे वहाँ तक एक गैस का आवरण है। वो जो गैस का आवरण है वो पृथ्वी के चारों ओर है, या यूँ कहूँ कि वो गैस का आवरण पृथ्वी को चारों ओर से ढका हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसके बाद में इसकी अधिकतम ऊपरी सीमा, यानी कि इस वायुमंडल की ये जो गैस का जो आवरण है इसकी अधिकतम जो सीमा है वो कहाँ तक है? तो वो 10,000 किलोमीटर तक है मानी जाती है लगभग। ठीक है। उसके बाद में आगे यहाँ पर मैंने एक नोट लगा के बात लिखी है ये वायुमंडल के बारे में। देखो, वायुमंडल के अंदर 97 एक मिनट यहां से मिटा देता हूं। भी ये जो वायुमंडल है ये आपका वायुमंडल है, इसका 97% हिस्सा, 97% जो हिस्सा है वो कितने किलोमीटर तक है? 29 किलोमीटर तक है पाया जाता है। ठीक है। इस वायुमंडल का 97% जो भाग है, अब आप देख सकते हो कितने किलोमीटर तक है पाया जाता है, यानी कि लगभग आ गया, थोड़ा बहुत बचा है। इसके बाद में और हम बात करें तो इस वायुमंडल का जो 50% जो भाग है वो लगभग है 5 या 6 किलोमीटर तक है पाया जाता है। ठीक है। ये सामान्य जानकारी है जो आपको मैंने बता दी। उसके बाद में आगे चलते हैं, वायुमंडल की संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं। भी वायुमंडल की संरचना किस प्रकार की है? तो जो वायुमंडल की जो संरचना है इसको हमने जो डिवाइड किया है, इसके जो विभिन्न पार्ट के अंदर इसको हमने बांटा है, वो वायुमंडल के अंदर अनेक घटक पाए जाते हैं। उन घटकों के माध्यम से वायुमंडल को अनेक भागों में बांटा है, या यूं कहूं भी वायुमंडल के अंदर अनेक घटक पाए जाते हैं जिनके अंदर जो मुख्य घटक है वो तापमान है। उन घटकों के साथ वह तापमान के साथ में इसे हम 5 भागों में बांटा है, या एक बार फिर से ऐसा कहूं भी वायुमंडल को हमने 5 परतों के अंदर बांट दिया गया। ये जो 5 परतें आप देख रही हैं इनके अंदर पहली जो परत है वो शोभ मंडल है, उसके बाद में समताप मंडल है, उसके बाद में मध्य मंडल है, और उसके बाद में आयन मंडल, उसके बाद में बहिर्मंडल है। आपकी क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही दिया हुआ है भी 5 परतों के नाम दिए हुए, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने यहाँ पर 2-3 लाइनें लिखी है जो आपकी जानकारी के लिए, जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो, शोभ मंडल की पहले तो हम ऊंचाई की बात कर लेते हैं। 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 8 व 10 किलोमीटर। ठीक है। या 8 से लेके 18 किलोमीटर किसकी ऊंचाई है? शोभ मंडल की ऊंचाई है। उसके बाद में हम इसके ऊपर आएंगे फिर से। उसके बाद में देखो, समताप मंडल जो है वो 50 किलोमीटर तक पाया जाता है।
उसके बाद में मध्य मंडल जो है वो 50 से 80 किलोमीटर है, आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर है और वायुमंडल जो है वो 400 से अबोव है। ठीक है, अब ये जो तीन मैंने इसकी ऊंचाई की दूरियां लिखी है, इनके बारे में हम देखते हैं। देखो सौभमंडल के अंदर 14 किलोमीटर जो है ये तो इसकी एक कॉमन ऊंचाई है। अगर आपसे पूछे भी सौभमंडल की कॉमन ऊंचाई कितनी है तो आपका आंसर क्या रहेगा? 14 रहेगा। कई बार ऑप्शन में आपको 13 भी मिल जाए। अगर 13 या 14 आपको मिलता है तो या तो दोनों नहीं होंगे या फिर दोनों में से एक होगा। उसके बाद में 18 किलोमीटर जो है ये जो इसकी ऊंचाई है ये भूमध्य रेखा के ऊपर है। 8 और 10 जो किलोमीटर की जो ऊंचाई है ये आपकी ध्रुवों के ऊपर है। तो ये तीनों आपकी दूरी बता दी। उसके बाद में सौभमंडल के अंदर क्या खास बात है? देखो हम बात करते हैं सौभमंडल, ये जो हम जहां पर जैसे मैं खड़ा हूं, इससे अगर मैं भूमध्य रेखा के ऊपर खड़ा होता तो 18 किलोमीटर है। अगर मैं ध्रुवों के ऊपर होता तो 8 से 10 किलोमीटर की मेरे ऊपर ऊंचाई होती। अगर मैं कॉमन जगह के ऊपर खड़ा हूं तो इसकी जो ऊंचाई है वो 14 किलोमीटर है। तो कुल मिला के कहूं, अगर हम औसत ऊंचाई से बात करें भी यहां से बात करें, मेरे 14 किलोमीटर ऊपर तक है ये जो मंडल है इसको हम क्या कहते हैं? सौभमंडल कहते हैं। इस सौभमंडल के अंदर जितने भी प्रकार की मौसम संबंधी जो भी घटनाएं घटित होती है वो सारी की सारी किसके अंदर आती है? सौभमंडल में आती है। जैसे वर्षा हो गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, ओले गिर गए, तापमान ज्यादा हो गया, तापमान कम हो गया। इस प्रकार से जितनी भी प्रकार की मौसम संबंधी जो भी जानकारी है सारी की सारी हमें कौन प्रदान करता है? सौभमंडल प्रदान करता है। अगर पर्सन किसी भी प्रकार से आ जाए भी मौसम संबंधी के अंदर से किसी भी प्रकार की आपसे घटनाएं दे दे और पूछ ले ये किस मंडल से घटित होती है तो आपका आंसर क्या रहेगा? सौभमंडल रहेगा। उसके बाद में हम दूसरा बात करते हैं समताप मंडल। देखो सौभमंडल के अंदर जो तापमान है, चलो उस तापमान की हम थोड़ी सी ये करने के बाद में लास्ट में करेंगे। समताप मंडल की बात कर लेते हैं। समताप मंडल के अंदर जो तापमान जो होता है वो क्या रहता है? समान रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो बिल्कुल बहुत ही कम होता है। हवा जो होती है वो क्षैतिज रूपों में चलती है। तो यहां पर जो है तापमान बिल्कुल समान रहता है। इसी कारण से दूसरी बात, इसके अंदर ये मौसम संबंधी यहाँ पर घटनाएं नहीं पाई जाती समताप मंडल के अंदर। तो जिसके कारण जो वायुयान जो उड़ाए जाते हैं सभी के सभी वो किस मंडल में? समताप मंडल के अंदर उड़ाए जाते हैं। इसके बाद में हम और बात करते हैं, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो परत है अपने समताप मंडल के अंदर जिसको कहते हैं ओजोन परत है। ये जो ओजोन परत है ये किस परत का हिस्सा है? समताप मंडल का हिस्सा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 20 से 35 किलोमीटर के बीच में है। यानी कि 20 से 35 किलोमीटर के बीच के अंदर ओजोन परत जो है वो सघन रूप से पाई जाती है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं भी ओजोन परत इस मंडल के अंदर पाई जाती है, ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखो सूर्य से जो किरणें निकलती है अल्ट्रावायलेट जिसको बोलते हैं, यानी कि सूर्य से पराबैंगनी जो किरणें निकलती है जो हमारे लिए हमारे शरीर के लिए जो क्या है हानिकारक है, उन सूर्य की जो किरणें हैं उन किरणों को ये परत रोक लेती है। या यूं कहूं भी जैसे चालनी है, उस चालनी में से पानी हमने ऐसे डाल दिया, जो कचरा था वो ऊपर रह गया और नीचे कौन सा आ गया? शुद्ध पानी। ये परत उसी का काम करती है, सूर्य से हानिकारक किरणों को वहां पर रोक लेती है और जो सही किरणें हैं उनको आने देती है।
तो इस परत का ये सबसे बड़ा कार्य है। इस परत को जो नुकसान जो हो रहा है वो पहुंचाने वाली जो गैस है उसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये हमने बात कर ली। उसके बाद में मध्य मंडल के अंदर कोई इतनी खास बात है नहीं हमारे लिए। उसके बाद में आयन मंडल फिर से महत्वपूर्ण है। देखो 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जो पाया जाता है वो आयन मंडल पाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ताप मंडल कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर ताप ज्यादा है। इसके अलावा ताप ज्यादा होने का कारण क्या है, ये जो क्षेत्र है, ये जो आयन मंडल का जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, रेडिएशन क्षेत्र कह सकते हैं। यहां पर आणविक कण पाए जाते हैं। इसके अलावा दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ज्योति यहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा और बात करें सबसे जो महत्वपूर्ण है भी रेडियो या टीवी की जो तरंगे हैं, जो रेडार सिस्टम, यानी कि जो भी हमारे यहाँ पर हम चीज जो देखते हैं, किसी भी प्रकार के पिक्चर जो देखते हैं, उनकी जो किरणें होती है जो टकरा कर वापस आती है उस मंडल का नाम है आयन मंडल से ये वापस आती है। उसके बाद में वायुमंडल कोई खास बात नहीं है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की गैसों की। भी वायुमंडल के अंदर जो गैस जो पाई जाती है वायुमंडल की गैस, मैंने यहां पर प्रमुख गैसों के नाम लिखे हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन है 78.08%, ऑक्सीजन 20.24%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये जो है ये मैंने मुख्य गैसों के नाम लिखे हैं। इसके बाद में हम एक एक लाइन के अंदर इनकी हम चर्चा करते हैं। भी नाइट्रोजन जो गैस है उसको हम क्या कहते हैं, यानी ये किसके लिए फायदेमंद है, प्राणियों में ये वृद्धि करने का काम कौन सी करती है, तो नाइट्रोजन गैस करती है। इसके अलावा ऑक्सीजन सांस लेने के अंदर ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसको हम कह सकते हैं जीवनदायी गैस या प्राणदायी गैस, क्योंकि जीवन का संचार किस गैस से होता है, ऑक्सीजन से होता है। अब जैसे मैं सांस ले रहा हूं तो कौन सी गैस, ऑक्सीजन। और आज जो कोरोना काल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो इसी गैस की आ रही है, क्योंकि पर्यावरण जो है उसको मानव ने नुकसान पहुंचाया है, पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, पर्यावरण शुद्ध नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और दूसरे देशों से आयात करनी पड़ रही है। ये विडंबना की बात है। आर्गन अक्रिय गैस 0.93% है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी बात करें तो ये क्या करती है, पौधों में वृद्धि करती है। यानी कि पौधे कौन सी गैस का सांस, जैसे मानव सांस लेता है कौन सी गैस, ऑक्सीजन, उसी प्रकार से पौधे कौन सी गैस का सांस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। दूसरा, पृथ्वी को गर्म करती है। यानी कि पृथ्वी को गर्म किस प्रकार से करती है, जैसे पृथ्वी जो सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है और उसके बाद में जब वायुमंडल के अंदर वापस लौटाता है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उन किरणों को सोख लेती है, यानी कि अपने अंदर समा लेती है, जिससे क्या होती है जो हमारा जो वायुमंडल जो होता है वो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पाई जाती है वो उस किरणों को शोषण कर लेती है, जिससे हमारी जो पृथ्वी है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बना रहता है। यानी कि पृथ्वी को गर्म करने के अंदर काम करनी है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ ये पृथ्वी है, यहाँ से इस प्रकार से सूर्य की किरणें आई और ये सूर्य की किरणें वापस गई, तो इस प्रकार से ये जो गैस है ये इसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे क्या होती है इस क्षेत्र के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। तो यही कारण है ये पृथ्वी को गर्म करने के लिए कार्य भी करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी सामान्य बात। अब इस चैप्टर के अंदर जो कुछ और बातें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं।
पहली बात तो ये सामान्य ह्रास दर जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। इसका मतलब क्या है भी इस धरती से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो 165 मीटर की ऊंचाई के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इस धरती से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो वायु दाब जो है यानी कि वायुमंडल के अंदर जो वायु है उसका घनत्व कम होता जाएगा। ठीक है, ये दो बात हो गई। और इसके अलावा हम और बात करें भी इस वायुमंडल के अंदर क्या पाई जाती है, वायु पाई जाती है। उस वायु का जो दबाव जो होता है वो इस पृथ्वी के ऊपर पड़ता है और वो कितना है, आपसे पूछे वायु दाब कितना पाया जाता है, और ये जो वायु दाब जो होता है ये हमेशा समुद्र के ऊपर अधिक होता है, इसलिए समुद्र का वायु दाब लिया जाता है। तो ये 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, अगर पौंड की बात करें तो 14.7 पौंड, और ये प्रति वर्ग इंच हो जाएगा फिर। ठीक है, किसके अंदर हो जाएगा, प्रति वर्ग इंच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया वायु दाब। और ये वायु दाब पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक है, और ये धरती से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो वायु दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसीलिए आपकी किताब के अंदर कुछ बातें दी गई है भी जो पर्वतारोही जो होते हैं वो पर्वतों के ऊपर जो चढ़ते हैं तो वो सिलेंडर लेके क्यों जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वायु दाब कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस जो है वो कम मिलनी स्टार्ट होगी, जिससे हमें सांस लेने में कठिनाई होगी। इसी कारण से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। इसके अलावा ये जो वायु दाब जो पाया जाता है और ये जो वायु जो गति जो करती है वो किस प्रकार से करती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवन जो होती है वो गति करती है। ठीक है, उच्च वायु दाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये गति करती है। तो ये तो आपका हो गया वायु दाब वाला, यानी कि कह सकता हूं वायुमंडल के बारे में जो जानकारी जो थी वो यहां तक थी, हमने कर ली है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो है छोटा सा एक बच गया आपका जीवमंडल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जीवमंडल, देखो जीवमंडल, इस जीवमंडल का जो भाग है वो एक सीमित भाग है। किसके अंदर, तो मैं बात करूं यहां पर जल, यानी कि जलमंडल, वायुमंडल व सथल मंडल। जलमंडल, वायुमंडल व सथल मंडल, इन तीनों में इसका सीमित भाग है। ठीक है, इस प्रकार से ये जलमंडल हो गया, ये वायुमंडल हो गया, यानी कि जलमंडल,
वायुमंडल और इसके बाद में ये इस प्रकार से सथल मंडल हो गया। तो कहूं इस जलमंडल, इस वायुमंडल और इस सथल मंडल के अंदर इसका क्या है, एक मिक्स जो पार्ट जो पाया जाता है। ये नहीं है भी कह सकते हैं भी सिर्फ अकेले वायु के अंदर ही जीव नहीं, पानी की भी आवश्यकता होती है। और जो अभी ऐसे कह दें भी सतल मंडल के अंदर जो जीव है उनको सिर्फ सतल की आवश्यकता नहीं, उनको वायु की भी आवश्यकता पड़ती है। देखो सतल मंडल के ऊपर जैसे हम रह रहे हैं, तो हम रह रहे हैं तो सतल मंडल के अंदर रह रहे हैं, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन, और वो किस मंडल से आती है, वायुमंडल से। पीने के पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो वो किस प्रकार का है, जलमंडल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो जीवमंडल का जो पार्ट है वो इन तीनों से क्या है, एक सीमित भाग इसका है, यानी कि एक छोटा सा भाग है। उसके बाद में जीवमंडल के अंदर बात करें तो छोटे से छोटे से जीवों, छोटे जीवों से लेकर विशाल जीवधारी शामिल है, जिसमें मानव भी शामिल है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। इस जीवमंडल के अंदर कौन कौन से शामिल है, जैसे छोटे जीव से लेके बड़े जीव, जैसे मैं कहती हूं बैक्टीरिया से लेके विशालकाय हाथी तक भी इसके अंदर जीवमंडल के अंदर आते हैं। जीवमंडल यानी कि जीवों का मंडल, मानव भी एक जीव है, इसके अंदर पाया जाता है। तो इसके अलावा एक छोटी सी परिभाषा, जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जीवमंडल कहते हैं। ठीक है, ये होगी आपकी परिभाषा। जिसके अंदर जीवन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। आपसे पूछे किसका सीमित भाग, सबसे ज्यादा सीमित भाग किसका है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, जीवमंडल या जीवमंडल। ठीक है, तो जलमंडल, वायुमंडल, सथल मंडल, इन तीनों का भाग ज्यादा है। दूसरी बात करूं भी छोटे से जीव यानी कि बैक्टीरिया से लेके विशालकाय जीवों तक ये शामिल है, जिसके अंदर कौन है, मानव भी शामिल है। तीसरी लाइन, जिसमें जीवन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवमंडल या जीवमंडल कहते हैं। इसके बाद में जो ये जीवमंडल है, इसके आगे दो पार्ट है। कौन कौन से, देखो एक बॉटनी है, एक जूलॉजी है, या एक यूं कहूं इसकी दो शाखा है। पहले अगर मैं सीधी बात करूं, सीधी लैंग्वेज में, पेड़ पौधों की, और दूसरी जीव जंतुओं की। ठीक है, पेड़ पौधों को क्या कहेंगे, वनस्पति, या पादप। ठीक है, और इसके अंदर किसका किया जाता है, जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, दूसरी जो शाखा है, और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये जीवमंडल की कितनी है, दो शाखाएं। कौन सी, एक पादप या वनस्पति या पेड़ पौधों का विज्ञान, दूसरा जीव जंतु का विज्ञान। ठीक है, तो ये आपकी दो शाखा हो गई। उसके बाद में एक छोटी सी बात है जो हम कर रहे हैं, और इसी के साथ में ये जो आपका जो लेसन है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम इस लेसन के क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो एक छोटा सा आता है भूमंडलीय
भूमंडलीय तापमान। भूमंडलीय तापमान क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, मैंने आपको क्या बताया, पृथ्वी को गर्म करने का काम कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। यानी कि ये इस प्रकार से पृथ्वी है, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये पृथ्वी है। इस प्रकार से ये सूर्य, इस सूर्य की जो किरणें आई इस पृथ्वी के ऊपर पड़ी, और ये उसमें बजट का वैसे टॉपिक है, ये हम 11वीं क्लास में करेंगे। और यहां से ये वापस इसका क्या हुआ, परावर्तन हो गया इन किरणों का। जब इन किरणों का वापस परावर्तन होता है तो ये जो गैस है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये इन किरणों का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। अगर इनका अवशोषण जब करती है, अगर सही मात्रा में करती है तो पृथ्वी गर्म रहती है, जो हमारे लिए क्या हो जाती है, फायदेमंद होती है। जब इसका अवशोषण ये बहुत ज्यादा मात्रा में कर लेती है, यानी कि आवश्यकता से अधिक जब इसका अवशोषण करती है, तो जिसके कारण क्या होता है, इस पृथ्वी का जो टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो बढ़ जाता है, जो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। जैसे ग्लेशियर पिघल गए, ज्वार भाटे आने, चक्रवात आने, यानी कि असामान्य जो घटनाएं जो घटित होती है वो किससे होती है, इस भूमंडलीय तापमान से होती है, जो हमारे लिए हानिकारक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापमान कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में ये आपका जो चैप्टर है ये खत्म हुआ। अब हम आगे इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, वो कल करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।